रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। ज़बरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाने को कहता और कभी स्कूल में लेने चला जाता। मेरी सहेलियाँ मुझे देखकर मजाक बनाया करती तो मैं शर्म से रह जाती थी। माँ से शिकायत करती तो वो भी क्या कर सकती थी, वो भी मजबूर थी। जैसे ही मैं स्कूल से आती वो मेरे घर चला आता और मेरा बाप भी उसे बिल्कुल मना नहीं करता था। उसे पहले से पता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए इतना तंग करता। मैंने तय किया कि अगर ये ज़्यादा परेशान किया तो उससे शर्त शादी का रखूँगी, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर दिलो जान से फ़िदा है। मेरी सूरत उसे इतनी लुभाती है कि मेरे बगैर रह ही नहीं सकता है। ऐसे ही हुआ था। एक घुमाने के बहाने से मुझे अपने घर ले गया था, अपने माँ से मिलवाने, और वहाँ जाकर हम दोनों ने जमकर सुहागरात मनाए। फिर ऐसा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं डरी सहमी सी बेड के कोने पर बैठी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। और तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई थी। कमरे के दरवाजे पर जरा सी आहट से ही मेरा दिल कम हो गया था। मैंने डर के मारे अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाज़ा खुला और वो इंसान लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आ गया था। बड़ी ज़ोर से उसने दरवाज़ा बंद किया था। जैसे जैसे उसके डगमगाते कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान ही निकल जाएगी। वह नशे में चूर आंखों के साथ गिरने के अंदाज से बेड पर बैठा था। मैं सहम कर बिल्कुल बेड के कोने से जा लगी थी। वह कहने लगा, इतना घबराई हुई क्यों हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीति रिवाज कानून याद आते हैं मुझे देखकर। अब हर तरीके से मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। यह मत समझना कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। यह सब मैं आज की रातें तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर मैं रोने लगी। उस समय मैं बिल्कुल बेबस थी। अभी मैं अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में ही थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल की थी और मैं 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। स्कूल से घर जा रही थी कि अचानक से मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी के पिछले तरफ का दरवाज़ा खोलते ही किसी ने मेरे कलाई पकड़कर अंदर की तरफ जोर से खींचा था। मैं डगमगाकर गाड़ी में गिरी थी और किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी के अंदर लिया और दरवाज़ा एकदम से बंद किया गया। मेरे नाक पर एक रुमाल रखा गया और मैं बेहोश के दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। अब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा रही थी, रोने लगी और दरवाज़ा पीटने लगी थी कि दरवाज़ा खोलो, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला जैसे कोई था ही नहीं। रोते रोते मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था और अब दर्द भी करने लगा था। पूरा कमरा बंद था, ना वहाँ खिड़की थी ना ही कोई रोशनदान की मैं अंदाजा लगा सकती थी कि मैं कहाँ हूँ। बाहर दिन है या रात हो चुकी है, मैं हर चीज़ में बेखबरी थी। 4 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखकर मेरी सांस तक लेना भूल गई थी। जिसके साथ 2 मर्द और भी थे, उन्हें देखकर तो मेरा दिल यूं हो गया था कि धड़कना भूल गया था। मुझे लगा वह इंसान मुझे शायद अपने बेइज्जती का बदला लेने आया है, मेरी इज्जत को दागदार करेगा। लेकिन वो तो मुझे ज़िंदगी भर का दर्द देना चाहता था। वो कहने लगा, 10 मिनट बाद पंडित जी आएंगे, मैं शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं तो पहले इन शादी के कागज़ पर साइन कर दो, बगैर किसी इनकार के। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। यह कहने के बाद वह एक वकील को मेरे पास लेकर आ गया और कुछ पेपर भी मेरी तरफ बढ़ा दी। वो वकील भी शायद उसका खरीदा हुआ था। वकील ने मेरी तरफ पेपर किया और मुझसे साइन के लिए बोला।
मैं मजबूर थी, अगर मैं साइन भी न करती तब भी वह अपनी मनमानी जरूर करता। इतना तो मैं भी अच्छे से जानती थी। वो उन दोनों मर्दों को बाहर ले गया। मैं रोने लगी। मुझे हर हाल में अपने घर वापस जाना था। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी बात किसी से इनकार करती तो वो भी अंजाम के लिए कुछ अच्छा न था। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं उसकी किसी से बात से इनकार नहीं करूँगी। वह मुझसे शादी करना चाहता है, कानूनी तरीके से भी और हमारे अपने रीति रिवाज के अनुसार भी। तो मैंने चुपचाप पेपरों पे साइन कर दिए थे और मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ शादी के साथ फेरे लूँगी। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि अगर उस दरिंदे इंसान से बचना है तो वह जैसा भी कहता है वैसा करती जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब शादी करने के बाद वह मेरे घर भेज देगा तो मैं अदालत के जरिए उसे तलाक ले लूँगी। लेकिन जैसे कि शैतान इंसान के साथ भी कभी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वह शादी करने के बाद भी और भी गलत इरादे रखता था और मैं उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। मैं अपनी खुश फहमी के चलते दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊंगी। इसीलिए मैं उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। जैसे ही पंडित जी आए और वह मुझे बुलाने आया तो बिना किसी इनकार के उसके हाथ साथ जल्दी से मैंने भी ना नुकर नहीं की थी, खामोशी के साथ उसके शादी कर ली। थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए थे, लेकिन वह मुझे कमरे में लाकर बैठा दिया था। मुझे लगा थोड़ी थोड़ी बाद वह आएगा तो मैं उसे कहूँगी कि मुझे घर छोड़ दे, दुनिया के सामने मुझे इज्जत से अपना आना। मैं कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप अपने साथ चली जाऊँगी। लेकिन वह इंसान तो जैसे शादी के बाद ही भूल गया था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था दिल रुकता जा रहा था। मैं उठकर खिड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। जो तुम चाहते हो मैं कर तो दिया है, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन विदाई इज्जत और दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी। मेरी सर बदनामी के दाग मत लगाओ। लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी। काफ़ी देर में दरवाज़ा पीटती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी छाया हुआ था। कोई भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर मैं दोबारा वही बेड पर बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी अब मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर बेजान सा होने लगा था। पानी का एक छूट भी नहीं पिया था। जितना समय गुजर चुका था मैं यह तो जानती थी कि रात गहरी हो चुकी है। मैं डरी सहमी सी आने वाले समय का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजे पर आहट हुई थी। जब वह इंसान कमरे में आया तो मैं डर के सिमट गई थी। वह मुझे मेरी वह बात याद दिलाने लगा जिसके बदले में तौर पर उसने मुझसे शादी की थी। मेरा नाम विशाखा है। मैं एक छोटे से गांव में रहने वाली हूँ। मेरा बाप गलत लत का शिकार था। वह नशा करके आता था और मेरी माँ को मारता पीटता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ मुझे मेरे बाप के पास भी नहीं जाने देती थी। जब वह नशा करके आते तो मेरी माँ से कहते कि तेरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, उसे दूर रहकर, क्योंकि इन नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता, उन्हें तो रिश्तों का भी लिहाजा नहीं रहता। मैं भी अपनी माँ की बात मानती थी और अपने बाप के सामने बहुत कम जाती थी। हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी अपने माँ पर अपनी जान छिड़कती थी। हम दो माँ बेटी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। घर के खर्चे से जोड़ तोड़ करके मेरी माँ ने मेरा एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि मेरे बाप ने मना किया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लेकिन मेरी ज़िद को देखते हुए मेरी माँ नहीं मानी तो और मुझे एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया था। एक बार मेरे बाप की नशा करने की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वहीं सड़क पर बेहोश हो गए।
तो यही लड़का विपुल 2 लड़कों के साथ मेरे बाप को घर तक लेकर आया था और वह एक मनहूस पल था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। ये तीनों भी नशे में थे, लेकिन मेरे बाप नशे में बेहोश हो चुका था। यूँ अजनबियों के साथ मैंने जब अपने पापा को उनके कंधे पर हाथ डाले, चेहरा गर्दन गिरे हुए देखा तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरे चीख सुनकर बाहर आ गई थी। अजनबी और नशे में धुत लोगों को देखकर मेरी माँ मुझे घूर कर देखने लगी और मुझे डांटते हुए कहा कि तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यूं ही हाल होना था। इतना परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, जितना वह नशा करता है। एक दिन देखना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह पल मेरे लिए किस मुसीबत का कारण बनने वाला था। आज मैं आंसू बहाते हुए उस पल को कोस रही थी जब मैंने दरवाज़ा खोला था। उस लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बना के रख दी थी। मैं जब भी स्कूल जाती थी मुझे लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। 2-4 दिन तो मुझे यूं ही महसूस होता रहा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन एक बार मैंने पलट कर देख ही लिया। वही लड़का जो उसी दिन मेरे पापा को लेकर आया था, कुछ कदमों की दूरी के पर मेरे पीछे आ रहा था। 23-24 साल का नौजवान लड़का, सिगरेट मुंह में दबाए हुए, गहरी सांवली रंग थी और आवारा टाइप का लड़का था। मैंने बहुत ही नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा था और उसे गुस्से से घूरा भी ताकि वह समझ जाए कि मुझे उसका पीछा करना पसंद नहीं। लेकिन वह अपने पीले से दांत निकाल कर हंसने लगा। काफ़ी दिन तक उसने नज़रअंदाज करती रही, लेकिन एक बार उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं स्कूल के बाहर आई हूँ। वह सामने खड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गई। मेरा स्कूल से घर बहुत दूर नहीं था, लेकिन 15 मिनट की दूरी पर था। वह लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, वो कौन सा तरीका है बीच सड़क पर तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो कि तुम्हें मुझसे बात करनी है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही मुझसे तुम्हें कोई बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफ़ी तेज और सख्त कर रखा था। वह कहने लगा, तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूंगा। तुम मुझे अपनी अच्छी लगती हो। यह सुनना था कि मैं गुस्से के मारे लाल हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और आगे से मेरा पीछा मत करना। यह कहकर मैं आगे बढ़ गई। मैं समझी कि यह यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन वह लड़का 2 दिन बाद ही खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया। मेरे पापा उस समय घर पर ही थे। मेरे पापा उसे जानते थे, इसीलिए उसे घर आने से रोका नहीं। वो अंदर आ गया और बहुत से धड़ल्ले अंदाज में कुर्सी पर बैठ ही गया। उसकी माँ भी बैठी अजीब सी थी, मुंह में पान डाले। हमारा पूरा घर देखता ही रह गया। उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने बेटे को कितनी घटिया परवरिश दी है और वह अपने इस घटिया से बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी। उसे चाहिए था कि वो अपने बेटे को समझा दे, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ी था और नशेड़ी आदमी औरत को तकलीफ़ और तंगी देने की बजाय दे ही क्या सकता है। नशेड़ी आदमी तो नशा ना मिले तो वो अपनी पत्नी को भी बेच डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप से इधर उधर की बातें की और बीच में मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा था कि मेरा बाप उन्हें धड़के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब पापा ने कहा कि तुम कमा करते तो कुछ नहीं हो, कैसे तुम्हें मैं अपनी बेटी के हाथ दे दूँ? तो उसने जेब से 2 लाख निकाल कर पापा के सामने रख दिए। उसकी माँ कहने लगी कि हमारी दुकान भी है और घर भी है जिसका हमें अच्छा अच्छा किराया आता है। उसकी बेटे हमारे घर सुखी रहेगी। यह कहकर उसने अपने मुंह में दबाए पान को जाहिलाना तरीके से जमीन पर पिक मारी थी। मेरी माँ ने कहा कि 2 लाख उठाएं और यहाँ से चलते बने और मुझे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने वह 2 लाख फ़ौरन उनके हाथ से ले लिए। कहने लगे, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनना ही था कि मैं गुस्से से कांपने लगी थी। मेरी
माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी को किसी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगी, तेरी बेटी कहाँ से आई है? वो भी तो मेरी बेटी है और मैं पूरे होश व हवास में उसकी शादी इस लड़के से करूँगा। यह सुनने में देरी की कि मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई और मैं गुस्से में चीखती हुई पापा से कहा कि पापा, यह रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे मुंह से इनकार सुनना था। उस लड़के की माँ अपने बेटे को घूरने लगी, कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था कि लड़की से तेरी मोहब्बत का चक्कर चल रहा है और यह तो इनकार कर रही है। यह सुनना था कि मैं और भी गुस्से से लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, मैं इस जाहिल गंवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वह लड़का गुस्से में खड़ा हुआ अपनी माँ को कहने लगा, माँ, अपने हाथ में अपनी अंगूठी पहनी है तो मुझे दो, इसे मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इनकार करने की? आखिर मुझे ऐसी कौन सी कमी है, मैं इसे इनकार को नहीं मानता। यह सुनना था कि मेरी माँ भी गुस्से में कहने लगी, तुम ज़बरदस्ती क्यों करते हो, यह सब कर रहे हो, ये हमारा दिल नहीं मान रहा है। लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे और कहने लगे कि विशाखा मेरी भी बेटी है, मैं चाहे इसे कुएं में फेंक दूं। तुम कौन होती हो मना करने वाले? फिर वह उसे लड़के से कहने लगी कि पहनाओ मेरी बेटी को अंगूठी, मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ के हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा, मुझे नहीं करनी है इस लड़के से शादी, आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक न सुनी और उसे औरत ने भी मेरे हाथ से एक पुरानी सी अंगूठी की निकाल कर अपने बेटे के हाथ में रख दी और वह बहुत ही ढीठ अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ता। मैं अपने कदम पीछे हटाती। मैंने कहा कि देखो, मेरे पास मत आना, खबरदार, जब तुम मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश भी की तो। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा था और अंगूठी ज़बरदस्ती मेरी उंगली में पहना कर दिया। कहने लगा, आज के बाद तुम मेरी अमानत हो, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी, समझे? इतना कहकर उसकी माँ ने अपने पास मौजूद से पर्स में 5,000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगी कि बस हम बात की पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और हम अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे। मेरे पापा तो उन 2 लाख को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरा बाप बड़ा ही लालची और पैसों के खातिर कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ तो सर पीट कर रह गई थी। वो मेरे बाप को धक्का देकर बोली कि तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटी के लिए अच्छे नसीब की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, और तुम अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशेड़ी से कर दी। मगर मेरा बाप ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, ये मेरी बेटी है, जो मर्जी वो करूं। तुम होती कौन हो मुझे सलाह मशवरा देने वाली? अब मुझे तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुम्हारे आगे मुंह तोड़ दूंगा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना ना सुनना था कि मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वह लड़का बड़ी बेशर्मी से नज़रों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वह अंगूठी देखती रह गई थी। कितनी देर बाद मुझे वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो गुस्सा अंगूठी पर निकाल दिया। अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल कर मैं बाहर फेंक दिया। मेरे लिए वह अंगूठी नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत महसूस होने लगी थी मुझे। अपनी अंगूठी उतार कर मैंने फेंक दी और कहने लगी कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। जब मेरे बाप ने यह देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया और जैसे ही मेरे कमरे से निकल रही थी उसने मुझे मेरी छोटी चुट्टी पकड़ लिया और दीवार से पटक कर कहने लगा, तेरी हिम्मत कितनी है कि तू मेरी बात पर इनकार कर रही है? वह अंगूठी उठा और वापस अपने हाथ में पहन ले, वरना वो हाल करूँगा कि तू देखती रह जाएगी। बाप की मार खाकर मजबूरन मुझे वह अंगूठी दोबारा पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। मैं उस इंसान को सोच रही थी और मुझे घिन आ रही थी। भला मैं उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी? मंगनी के बाद आए रोज़
रोज़ वह मुझे उठाकर अपने घर में घुसा कर चला जाता। कभी ज़बरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाने के कहता तो कभी स्कूल से लेने चला आता। मेरी सहेलियां मुझे देखकर मजाक बनाया करती थी। मैं तो शर्मिंदगी सी रह जाती थी। माँ से शिकायत करती तो वो भी क्या कर सकती थी, वो भी मजबूर थी। जैसे ही मैं स्कूल से आती तो वह घर चला आता और मेरा बाप भी उसे बिल्कुल मना नहीं करता, कहता कि तुम मेरी इकलौती दामाद हो, उसकी खूब सेवा करता। मेरा बाप और वह मिलकर कई कई घंटों तक ताश खेलते रहते और फिर शराब का दौर चलता। जब भी घर में आता तो अजीब से फरमाइश कर लिया करता, कहने लगा मेरे लिए चाय बना कर लाओ, तो कभी कहता मेरे लिए अपने हाथों से हलवा बना कर लाओ। वो मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करता और मेरा बाप सुनकर खुश रहता। मुझे तो अपने बाप से भी नफरत महसूस होने लगी थी, जिसके अंदर गैर तलब नाम की कोई चीज़ मौजूद न थी। वो बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी मेरे गाल पर पड़ा दुपट्टा खींचकर उतार देता। अगर मैं उसको मना करती तो वह कहता कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं गुस्से से कहती कि यह गलत है, अभी मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ। शादी से पहले मेरे साथ इस तरीके की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरे लिए गैर हो और अपनी हदें में रहा करो। लेकिन उस ढीठ इंसान पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था और वह घर आधम का, और मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने तरफ खींच लिया और मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। मैं उससे खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी रोज़ की बातें मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर किया और गुस्से से कहा कि अभी तुम्हारी पत्नी बनी नहीं हूँ, इसीलिए शादी से पहले मुझे टच भी मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी माँ आ गई और वो चला गया। एक दिन एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या रोऊं। उस दिन मेरे पापा घर नहीं आए थे कि सारी सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ भी परेशान होने लगी थी कि पड़ा होगा और किसी की गली नुक्कड़ पर शराब पीकर। जैसे ही सुबह हुई तो मेरा जबरदस्ती का मंगेतर विपुल मेरे पापा को लेकर घर आ गया था। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वह ऐसा बेहोश हुआ कि दोबारा उठ ना सका। मगर वह सुनकर मुझे भी दुख महसूस नहीं होता था, ना ही मेरी आंखों में आंसू आए। मैं उल्टा खाली खाली आंखों में अपने बाप को देख रही थी। गांव वालों मेरे बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि मेरे बाप की करतूत जितनी गलत थी। थोड़े बहुत लोग आए थे, वो भी सिर्फ मेरी और सिर्फ माँ की हमदर्दी की खातिर आए थे। खैर, पापा मरने के बाद विपुल से सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे। वह रिश्ता पापा ने तय किया था और अब मैं उसके इस रिश्ते के भी आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वह दोबारा मुझसे मिलने आया, मैंने वह अंगूठी उतार कर उसके हाथ में मारी थी और रिश्ता तोड़ने पर वह गुस्से में आ गया और ज़बरदस्ती कहने लगा। मैं एक झन्नाटेदार थप्पड़ भी मार दिया और धमकाते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। थप्पड़ खाकर वह जैसे पत्थर का हो चुका था, मगर मैं पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती की। मुझे लगा कि वह दोबारा यहाँ कदम नहीं रखेगा। कुछ दिन बिल्कुल खामोश थी। वह लड़का दोबारा नहीं आया था। मैं समझी थी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वह डर गया होगा और अब वह दोबारा यहाँ नहीं आएगा। मगर अगले ही दिन वह मुझे स्कूल से उठाकर अपने घर ला चुका था। मैं कमरे में बैठी थी, क्योंकि शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक वापस मुझे घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला और जब एक नशे में चूर सामने आकर बैठ और कहने लगा, डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वकील गवाह के सामने
मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है, अग्नि के भी 7 फेरे लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप चुकी थी। मैं कहने लगी, मुझे घर वापस छोड़ आओ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मगर इज्जत से विदा होकर इस घर में वापस आऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार का थप्पड़ लगाया था। फिर वह मुझे बहुत ही करीब आ गया, मेरी तरफ देख कर बोला, जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं कर लेता तुम यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब ये हक मुझे मिला है तो मैं तुम्हें तुम्हारे इतने हो करीब पत्नी हो और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं। यह कहकर वह मेरे इतने करीब आ गया कि उसके मुंह की गंदगी बदबू मेरी नाक में घुस गई। मुझे उल्टी सी आने लगी। मैंने अपना सांस रोक लिया और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, मुझे दर्द से तड़पाता रहा और मैं चाह कर भी कुछ न कर सकी। सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं उठकर बैठी थी जैसे जान ही निकल रही थी। सब खत्म हो गया था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, शरीर से जगह जगह खून सिहर रहा था। विपुल कहने लगा, चली जाओ वापस अपने घर, मगर खबरदार जो मेरा नाम लेकर कुछ भी बताने की कोशिश की तो वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। इतना कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूरी पर उतार दिया। मैं लूटी पिटी हालत में घर में दाखिल हुई थी। मेरी माँ अलग परेशान थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर में बैठी हुई थी। मुझे और मेरी हालत को देखकर वह तरह तरह की बातें करने लगी। जबकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे कमरे में ले गई और उन औरतों को वहाँ से भेजने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ की सारी हकीकत बता दी। मेरी माँ तो अपना दिल थाम कर रह गई थी, मगर अब उसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वह मेरा पति बन चुका था और मेरे साथ रिश्ता भी बना चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी वह तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, क्या पता तुम उसके साथ रहने लगी तो वह सुधर जाएगा। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसने कल जो कुछ मेरे साथ किया था मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। न चाहते हुए भी मैं मेरी माँ को मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वाले ने हमारे घर आना शुरू कर दिया था। पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई थी कि बहाने बहाने से औरतें हमारे घर आती। मैंने भी किसी से कुछ नहीं छुपाया था। पूरे गांव में ये खबर फैला दी थी कि विपुल थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था। पूरा गांव जानता था कि विपुल कितना गिरा और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नज़रों से देख रहे थे और मुझे समझा भी रहे थे कि अब तुम्हारा बाप का साया भी नहीं है, और साया था तब भी वह तुम्हारे लिए बाप कम और कसाई ज़्यादा था। तुम अकेली तन्हा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर में उसकी पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो विपुल सुधर सकता है, लेकिन मुझे पता था कि वह सुधरने वाला इंसान नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाती कि अब हमारे सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है, तुम्हारा बाप मर चुका है, जबकि विपुल अच्छा खाता कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ही दिन बाद विपुल वापस आया और कहने लगा, आज से मैं यहीं रहूँगा। मेरी माँ भी कहने लगी, ठीक है, इसी बहाने से घर में एक मर्द भी मौजूद रहेगा। उसका रवैया शादी के बाद भी ना बदल सका। वह मेरे साथ यूं ही बदसलूकी किया करता था। मैं उसकी पत्नी थी, मगर उसके बावजूद वह मुझे इतनी तकलीफ़ देता था कि मैं दर्द और तकलीफ़ को सहती रहती थी। पीली पड़ गई थी। जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ने लगे थे, मेरा दिल के अंदर के सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। शादी के जो नए नए दिन होते हैं उसमें लड़की गुलाब की तरह महकने लगती है, क्योंकि पति उसका उसे फूलों की तरह रखता है। लेकिन मेरी किस्मत में शादी की नए दिनों की तरह वह बहाने नहीं थे। मेरे ऊपर हर रात को जुल्म करता था, मुझे इतनी तकलीफ़ और दर्द देता था कि मैं तड़प
उड़ती थी। मैं अपनी माँ को बताती तो मुझे सब्र करने को कहती। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। विपुल बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी न थी। हाँ, उसका खुद का मकान और कुछ दुकानें थीं जिससे उसका किराया आ जाया करता था। वह पूरा दिन कोई न कोई काम नहीं करता था, सारा सारा दिन घर में पड़ा पड़ा रहता था। और मुझे एक दिन यह खबर भी मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद का सुनकर विपुल गलत व्यवहार को बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर विपुल का व्यवहार में कुछ भी कमी नहीं आई थी। वह रातों रात को वो जैसे ही तकलीफ देता। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम अपने पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान का खतरा हो सकता है। मैंने जब यह बात विपुल को बताई तो वो गुस्सा हो गया। कहने लगा, यह बात बताने वाली डॉक्टर की कौन से होती है? अगर मैं अपनी शारीरिक की ज़रूरतें तुमसे नहीं पूरा करूँगा तो फिर किस से करूँगा? और क्या जो औरतें उम्मीद करती हैं वो अपने पति की ज़रूरत पूरा नहीं करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमज़ोर है और मुझे जिस दर्द देते हो बच्चे की जान का खतरा हो सकता है। और कहने लगा कि ठीक है, मैं एक मर्द हूँ और मेरी कुछ भी शारीरिक ज़रूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा ज़रूर करूँगा। अगर तुमसे नहीं होता तो तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगी। यह मेरा सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं उसे कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है। मगर अगले पल उसने जो किया उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो उठा और मेरे माँ के पास चला गया और मेरी माँ को ज़बरदस्ती घसीट कर अपने कमरे में लेकर जाने लगा और बोला कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह मेरी माँ को कमरे में ले जा रहा था। मैं यह मंजर देख न सकी, उसको खबरदार करने लगी। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़ी एक कुल्हाड़ी पर पड़ गई। मैंने उसे कुल्हाड़ी को उठाया और उसे कहने लगी कि छोड़ दो मेरी माँ को। अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो इंसान हंसने लगा। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, मगर मैंने विपुल के सर पर कुल्हाड़ी मार दी। खून के फव्वारे फूट चुके थे। कुछ ही देर बाद वह तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले आ चुके थे, मगर जब उन्होंने विपुल को देखा तो कहने लगे, इसका यही अंजाम होना चाहिए था, यह इसी काबिल था। उसके बाद पूरे मोहल्ले वाले से मिलकर खुफिया तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को कानो कान खबर भी ना होने दिया। मैं और मेरी माँ गांव छोड़कर शहर चले आए हैं। यहाँ आकर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगी थी और अपनी माँ कपड़े सिलाई करके गुजारा करने लगी थी। कुछ महीने बाद मैंने एक मरी हुई बच्चे को जन्म दिया था। बेटी को मर जाने के मुझे बहुत दुख था, मगर यह सोचकर तसल्ली हो गई थी कि शायद उसी की भलाई थी। शहर आए हुए 2 साल हो चुके थे। मैं एक छोटी मोटी सी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही थी। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता मेरी माँ की एक जानने वाले ने कराया था। लड़के की पहली पत्नी मर चुकी थी। बच्चे को भी जन्म देती ही उसकी पत्नी मर गई थी। छोटी सी नवजात बच्ची थी जिसे पालने के लिए माँ की ज़रूरत थी, इसीलिए वह शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने यह रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का पढ़ा अच्छा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा। मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जिंदगी में कोई खुशियाँ और उमंग तो बची नहीं थी। हाँ, जब उस मासूम बच्ची को सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ गई थी। मैंने सोचा वो छोटी सी नवजात बच्ची है, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। पता नहीं मेरी दूसरी सौतेली माँ आएगी, वह कैसे होगी, और मैं उस बच्ची को अच्छे से ध्यान रखूंगी। यह सोचकर मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा है। मैं उसकी बच्ची को एक सगी माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। यह देखकर मेरे पति के दिल में मेरे लिए भी इज्जत बढ़ गई। मैं अपने
परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब भी जब वह गुजरा हुआ समय याद आता है तो मेरी आत्मा काँप जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर